हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो इस चैप्टर में हम सबसे पुरानी सिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक स्टोरी के साथ जिसमें जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे रहते हैं। वे दोनों अपने घर के सामने क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक खराब सी बिल्डिंग को बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं। तभी सवाल उठता है कि क्यों भला कोई इंसान एक टूटे फूटे घर में इंटरेस्ट लेगा। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर। पहला पैराग्राफ है द स्टोरी ऑफ हरप्पा। हम इस पैराग्राफ को नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए, रेलवे लाइन्स वर बीइंग laid down for the first time in Punjab 150 years ago. Engineers found site of Harappa. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आज से 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइंस डाली जा रही थी। तभी इंजीनियर्स को मिली एकदम से हरप्पा साइट, जो इस समय पाकिस्तान में है। हरप्पा वॉज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उन इंजीनियर्स के लिए हरप्पा एक रिच सोर्स था। किस चीज का? हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। About 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest sites in subcontinent. तो उसके बाद हमें पता चला कि आज से 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिली, हरप्पा साइट मिली, और उन्होंने हमें बताया कि ये साइट सबसे पुरानी साइट में से एक है। Harappa was the first city to be discovered. Other sites with similar buildings found were described as Harappan. These cities developed around 4700 years ago. इस तरीके से हरप्पा पहली सिटी बन गई जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, यानी खोजा। कुछ साइट्स ऐसी भी थी जहां हरप्पा साइट जैसी बिल्डिंग मिली, इसलिए उन साइट्स को हरप्पन नाम दे दिया गया। यह सिटीज आज से 4700 ईयर्स पहले ही डेवलप कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें थी जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ी। अब हमारा अगला पैराग्राफ है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। अब इस पूरे पैराग्राफ में हम जानेंगे कि इन सिटीज के बारे में ऐसा स्पेशल क्या था। तो सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। पार्ट 2 द वेस्ट, जिसे सिटाडेल कहते थे, वो स्मॉल बट हायर हुआ करता था। पार्ट 2 द ईस्ट, जिसे हम लोअर टाउन कहते थे, वो लार्ज बट लोअर हुआ करता था। तो हमने ये जाना कि जो बहुत सारी सिटीज पाई गई थी, या तो उन्हें 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करा गया था। जो पार्ट वेस्ट की ओर रहता था वो छोटा और ऊंचा रहा करता था, जिसे हम सिटाडेल कहते हैं। जो पार्ट ईस्ट की ओर रहता था वे बड़ा और नीचा रहा करता था, जिसे हम लोअर टाउन कहा करते थे। अब पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। उस समय की जो वॉल्स थी वे बेक्ड ब्रिक्स से बनाई जाती थी। कैसे ब्रिक्स से? बेक्ड ब्रिक, जो ईंटें यूज हुआ करती थी वो बेक्ड हुआ करती थी, और वो कितने साल तक चलती थी? 1000 साल तक। अब वॉल में इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था ताकि जो वॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने। अब हम देखेंगे कि कुछ सिटीज में सिटाडेल पर स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जैसे मोहनजोदाड़ो का स्पेशल टैंक, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट द ग्रेट बाथ कहते हैं। आइए जानते हैं ग्रेट बाथ की खासियत। ग्रेट बाथ lined with bricks coated with plaster and made watertight with layer of natural tar। ये कैसे बनाया गया था? ब्रिक्स के साथ इसको प्लास्टर से इसकी कोटिंग की गई थी, और इसको पानी झेलने के लिए नेचुरल तार से इस पे लेयर लगाई गई थी। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स। यहाँ पर 2 साइड से स्टेयर्स जाती थी जो इसको हमें नीचे लेके जाती थी। Water was brought in from a well and drained out after use। पानी यहाँ पर कुएं से लाया जाता था, और जैसे ही उस पानी का यूज हो जाता था उसको वो लोग ड्रेन कर दिया करते थे। Perhaps important people took a dip in this tank on special tanks। ऐसा कहा जाता है कि शायद कुछ important people ही रहते थे जो इस ग्रेट बाथ में स्पेशल ओकेशंस पे नहाया करते थे।
एनसीईआरटी पेज 34 पर हमें द ग्रेट बाथ देखने को मिल रहा है। आप देखिए, 2 साइड से यहाँ पे स्टेयर्स आ रही हैं और जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी वो सब आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कालीबंगन एंड लोथल जहाँ फायर अल्टर्स पाए जाते थे वहाँ पर सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे। फिर हमने देखा मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल में एलोब्रेट यानी बड़े बड़े स्टोर हाउस हुआ करते थे। अगले पैराग्राफ में हम जानेंगे हाउसेस, ट्रेन। अगला पैराग्राफ जो है वो है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में। मतलब उस समय के घर, पानी के लिए जो ड्रेन्स बनाई जाती थी यानी नालियाँ, और स्ट्रीट्स यानी गलियाँ, वो कैसी हुआ करती थी। ज़्यादातर घर 1 या 2 मंजिल तक होते थे। कई घर में अलग से बाथिंग एरिया बनाया जाता था और वहाँ कुएं से पानी आता था। अब देखते हैं उस समय ड्रेन्स के बारे में। तो ड्रेन्स आप जानते हैं, नालियाँ जिसमें से पानी बाहर चला जाता है। तो मैनी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स. Each drain had gentle slope so that water could flow through it. Houses' drains were connected with street drains and smaller drains led to bigger. Inspection holes were provided at interval to clean them. कई सिटीज ऐसे होती थी जिनमें जो ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड हुआ करते थे। हर ड्रेन जो होता था, हर नाली जो होती थी, उसमें एक छोटा सा जेंटल स्लोप होता था ताकि पानी उसमें ईजिली बह जाए या चला जाए। तो जो घरों के जो ड्रेन हुआ करते थे वो स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्ट हुआ करते थे और जो छोटे छोटे ड्रेन थे वो आगे जाके बड़े बड़े ड्रेन्स में मिल जाते थे। इंस्पेक्शन होल्स करे जाते थे इन ड्रेन्स में ताकि आगे चलकर यदि कोई ब्लॉकेज आए तो ईजिली हम उन्हें क्लीन कर सकें। अब अगला पैराग्राफ है लाइफ इन द सिटी। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो बहुत बिजी प्लेसेस थी। शायद देखिए, वो बहुत बिजी प्लेसेस थी। शायद वहाँ के रूलर्स ने ही सारी प्लानिंग की थी कि स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी एंड एट्सेट्रा। रूलर्स अपने लोगों को भेजा करते थे ताकि वे उनके लिए मेटल्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट ला सकें। उस समय स्क्राइब्स हुआ करते थे। जो स्क्राइब्स होते हैं आप जानते हैं, वो लोग जो लिखना जानते हैं उन्हें हम क्या कहा करते थे? स्क्राइब्स। तो यही स्क्राइब्स थे जो उस समय सील्स पर और अदर मेटल्स पर लिखा करते थे। अभी हमने ये रीड किया कि मे बी द रूलर्स प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग एंड दे सेंट पीपल टू गेट देम गोल्ड ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा। देयर वर स्क्राइब्स. स्क्राइब्स मीन्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helps in preparing seals and wrote on other materials. फिर आगे हमने देखा कि वहाँ उस समय क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे जो रूलर्स के घर में या वर्कशॉप में स्पेशल थिंग्स बनाया करते थे। ये देखिए, क्राफ्ट पर्सन वर देयर मेकिंग थिंग्स इन देयर हाउसेस एंड वर्कशॉप्स. Many terracotta toys have been found. Children must have played with this. टेराकोटा टॉयज भी मिले थे जो कि उस समय के बच्चों के खिलौने हुआ करते थे। अगला टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे ऑब्जेक्ट्स मिले थे। तो आइए, Archaeologists found objects made of stone, shell and metals including copper, bronze, gold and silver. Archaeologists ने उस समय जो ऑब्जेक्ट फाइंड किए थे वो स्टोन के थे, शेल के थे, मेटल्स के बने हुए थे। मेटल्स जैसे कॉपर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, गोल्ड हुआ और सिल्वर हुआ, जिसमें कॉपर और ब्रॉन्ज जो हुआ करते थे वो टूल्स, वेपन्स बनाने में यूज़ किया जाते थे, और गोल्ड और सिल्वर जो थे वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। वेसल्स यानी बर्तन और ऑर्नामेंट्स यानी जो ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं। दे ऑल्सो फाउंड बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। उन लोगों ने बीड्स भी फाइंड करी थी, वेट भी फाइंड किए थे और ब्लेड्स भी फाइंड किए थे। Harappans also made seals out of stone, generally rectangular and usually animal crab on them.
कार्व ऑन देम। तो हड़प्पन्स क्या करते थे, उन्होंने सील्स भी बनाई थी, और वो सील्स काय की बनती थी, स्टोन की। और ये स्टोन जो हुआ करते थे वो जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप हुआ करते थे, और यूजुअली उन पे कोई ना कोई एनिमल की कार्विंग रहा करती थी। दे ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइंस। अब उनने क्या किया था कि बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स भी बनाए थे जिसमें बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस हुआ करती थी। कॉटन ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स एगो। अब हम बुक में यहाँ तक आ गए हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कॉटन ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स एगो। अब हमें पता चला कि जो मेहरगढ़ था, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सबसे पुरानी विलेज थी, वहाँ पर आज से 7000 साल पहले कॉटन। फिर आगे हमने ये देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल बल्स भी मिले थे जो कि टेराकोटा और फायन से मिलके बने हुआ करते थे, और जिनका काम होता था टू स्पिन थ्रेड। उसके ऊपर थ्रेड को लपेटा जाता था, स्पिन किया जाता था। फिर आगे हमने देखा बुक में कि ज़्यादातर चीज़ों को बनाने के लिए स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। स्पेशलिस्ट वो होते हैं जिन्हें किसी एक काम को करने में परफेक्शन होती है। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। ओके, मतलब वो लोग सिर्फ एक काम ही करते हैं, लेकिन वो उसे पूरी परफेक्शन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। चाहे स्टोन काटना हो उसके लिए एक अलग स्पेशलिस्ट हुआ करता था, बीड्स को पॉलिश करना है तो उसके लिए एक अलग स्पेशलिस्ट हुआ करता था, या सील्स की कार्विंग करनी है तो उसके लिए भी एक अलग स्पेशलिस्ट हुआ करता था। अब आप देख रहे होंगे कि सील्स का मतलब क्या है। जब हम बुक में आगे जाएंगे तो देखेंगे कि सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स। सील्स कहाँ यूज़ की जाती थी, स्टैम्प बैग्स या फिर पैकेट्स पे, जिनके अंदर कोई सामान भरा हुआ रहता था, और अगर हमें उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना रहता था तो हम उसको सील लगाकर भेज दिया करते थे। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, जब वो बैग क्लोज कर दिया जाता था या बांध दिया जाता था, अ लेयर ऑफ वेट क्ले, क्या होता था, एक गीला क्ले जो होता था उसकी हम लेयर लगा देते थे उस नॉट की जगह, एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर फिर एक सील लगा दी जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। उस सील का जो इम्प्रेशन उस जगह पर पड़ता था उसे हम क्या बोलते हैं, सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, अगर वो सीलिंग वैसे ही बरकरार रहती है तो जिस इंसान को वो स्टैम्प बैग या फिर पैकेट मिलना रहता है वो श्योर हो जाता था कि उनका जो सामान है वो उन तक सेफली पहुंच चुका है। तो ये था सील का मीनिंग। उस समय हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। जैसे आजकल तो हर चीज़ का स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे हैं, पर उस समय हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। या तो केवल मेन या फिर वुमेन स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे, या फिर हो सकता है दोनों ही स्पेशलिस्ट हुआ करें। तो ये पैरा था इसके बारे में। अगला पैराग्राफ है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। इस पैराग्राफ में हम रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। इसका ये मतलब है कि रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें या तो नेचर से मिले या फिर फार्मर्स या हर्डर्स से। जैसे लकड़ी या फिर मेटल के ओर्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। वहीं कॉटन जिससे कपड़े बनते हैं वो हमें फार्मर से मिलते हैं। हमने देखा कि जो हड़प्पन्स थे उनको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो वे किस टाइप के रॉ मटेरियल्स कहाँ से मंगाया करते थे। जैसे कॉपर हुआ, वो राजस्थान और ओमान आज जिस जगह है उस समय वो वहाँ से मंगाया करते थे। टिन हुआ वो अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोल्ड हुआ वो कर्नाटका से। और प्रीशियस स्टोन हुए वो कहाँ से, गुजरात, ईरान या अफ़गानिस्तान से। अगला पैराग्राफ है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि कुछ लोग हड़प्पन सिटीज़ में रहते थे तो कुछ उन सिटीज़ के आसपास जहाँ वे क्रॉप्स उगाते थे। तो उस समय के जो फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे सिटीज़ में, वो मतलब सिटीज़ के अगल बगल वो सिटीज़ में फूड को सप्लाई करते थे। आइए देखते हैं नोट्स के थ्रू। हड़प्पन
के जो लोग रहते थे उन्होंने किस तरीके के क्रॉप्स को उगाया था, वीट, बार्ले, पल्सेस एट्सेट्रा आप पढ़ेंगे। फिर प्लाव was used to dig earth for turning soil and planting seed as toy of plow was found। अब प्लाव एक ऐसा हथियार होता है जिससे क्या करते हैं हम लोग, जब सीड्स डालनी रहती है तो मिट्टी को ऊपर करना पड़ता है ताकि हम मिट्टी के नीचे सीड्स को प्लांट कर सकें, तो वो इस टाइप के टूल की मदद से होता है। तो ये वाला एग्जैक्ट टूल तो हमें उस समय नहीं मिला था, पर ऐसा दिखने वाला एक छोटा सा टॉय मिला था बच्चों का, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने समझ लिया था कि हाँ ऐसा एक टूल उस समय यूज़ किया जाता था। इरिगेशन में हैव यूज्ड एस रीजन हैड लेस रेनफॉल, जहाँ ऐसा रीजन जहाँ पर कम पानी गिरा करता था वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी यूज़ की जाती थी। इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल तरीके से खेतों में पानी डालना। तो वो लोग क्या करते थे कि आसपास की जो नदियाँ रहती थी और कुएं रहते थे वहाँ से वो लोग इरिगेशन किया करते थे। हड़प्पन रियर्ड कैटल, गोट, बफेलो, शीप। हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने कैटल को, गोट को, बफेलो को, शिप को, इन सारे जानवरों को वो लोग पाला करते थे। दे कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटेलोप। उन लोगों ने क्या किया था कि हिरन जैसे वाइल्ड एनिमल, फ्रूट्स जैसे बेर हो गया और फिश, इन सब को वो कलेक्ट किया करते थे, मे बी फॉर देयर फूड, ऑफकोर्स फॉर देयर फूड। ओके, अगला पैराग्राफ है क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हम क्या करेंगे, क्लोजर लुक टू हड़प्पन टाउन इन गुजरात, जिसमें हम दो टाउन के बारे में पढ़ेंगे, एक तो द सिटी ऑफ धोलावीरा और एक द सिटी ऑफ लोथल। तो इन दोनों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ। ये कहाँ लोकेटेड है, खादिर बेट पे, जो कि रन ऑफ कच्छ में है। फ्रेश वाटर फर्टाइल सॉइल, यहाँ इस सिटी में फ्रेश वाटर रहा करता था और यहाँ की जो सॉइल हुआ करती थी वो फर्टाइल हुआ करती थी। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वैसे ज़्यादातर सिटीज़ अभी हमने देखा था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती थी, पर ये जो सिटी है ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स। तो ये जो सिटी थी ये बिल्कुल सराउंडेड थी, कैसी, बड़ी बड़ी स्टोन वॉल्स से। एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और अगर आपको इन सिटी में एंट्रेंस चाहिए रहता था तो आपके लिए बड़े बड़े गेट बना दिए गए थे, उसमें से आप लोग आते थे। लार्ज ओपन एरिया एंड सेटलमेंट फॉर पब्लिक सेरेमनी, एक बहुत बड़ा ओपन एरिया बना दिया गया था जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी। लार्ज लेटर फॉर हड़प्पन स्क्रिप्ट कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड इनलेड इन वुड। क्या होता था कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर को वाइट स्टोन की मदद से वुड पर लिख दिया गया था। ओके, तो ये सारी बातें थी सिटी ऑफ धोलावीरा के बारे में। अब द सिटी ऑफ लोथल, ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। जो साबरमती है गुजरात में, उसके पास जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ पर ये लोकेटेड है। साबरमती रिवर है हमारी, उसकी ट्रिब्यूटरी के बिसाइड पे लोकेटेड है। क्लोज टू द गुल्फ ऑफ खामबात, और ये किस गुल्फ के पास है, गुल्फ ऑफ खामबात। इट वॉज स्टडीड सो दैट रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन वर ईजिली अवेलेबल। It was situated so that raw materials such as semi-precious stone were easily available। इसको इसलिए सिचुएट किया गया था ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन वो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाएं। देयर वॉज अ स्टोर हाउस इन ना सिटी, इस सिटीज़ में एक स्टोर हाउस हुआ करता था जहाँ पर हमने सील्स को फाउंड किया था और सीलिंग्स को। इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए जो कि स्टोन से बनाए जाते थे, शेल से बनाए जाते थे, मेटल से बनाए जाते थे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बनाए गए थे। इसके बाद आखिरी पैरा है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो सम रीजंस फॉर द मिस्ट्री ऑफ द एंड, इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि हड़प्पन सिटीज़ का एंड कैसे हुआ। चलिए,
Around 3900 years ago, there were major changes. People stopped living in cities. आज से 3900 साल पहले बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए. लोगों ने सिटीज़ में रहना छोड़ दिया. Garbage piled up on street, drainage broke and new less impressive houses were made. क्या हुआ कि वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, वहाँ पर कचरे का ढेर इकट्ठा होने लगा. वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरा टूट गया और लेकिन अब जो घर बनाए जा रहे थे वो बहुत लेस इम्प्रेसिव थे. रीज़न सजेस्टेड बाय सम स्कॉलर्स, तो कुछ विज्ञान के जो स्कॉलर्स थे वो ये मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि रिवर्स ड्राइड अप एंड डिफॉरेस्टेशन में भी द कॉज. जो वहाँ की रिवर्स थी वो सूख गई हों, इसलिए शायद लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हों. डिफॉरेस्टेशन भी हुआ था, बहुत सारे पेड़ काटे गए थे, तो शायद उनके लिए फिर वो एरिया रहने लायक ना बचा हो. रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल फॉर बर्निंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर. क्या होता था कि उनके जितने भी घर रहते थे या किले वो जो बनाते थे वो बर्निंग ब्रिक्स से बनाते थे, तो उसके लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी. तो उस समय शायद फ्यूल ख़त्म हो गया हो और उनको और रिक्वायरमेंट हो तो वो अलग जगह चले गए हों. और स्मेल्टिंग कॉपर ओर के लिए भी उनको किसकी ज़रूरत हुआ करती थी, फ्यूल की, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. ग्रेजिंग हैव डिस्ट्रॉयड ग्रीन कवर. क्या होता था उस समय, जो गाय हुई, गोट हुई, ये लोग ग्रेजिंग करती थी. ग्रेजिंग मतलब वो जो ग्रीन लैंड होता है उसको गाय लोग चढ़ जाती हैं, दैट इज़ ग्रेजिंग. तो शायद बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाने के कारण भी उनका लैंड डिस्ट्रॉय हो गया हो. मे बी फ्लड भी एक रीज़न हो सकता है, बट नॉट एनी रीज़न वॉज एक्सप्लेनेबल. लेकिन इनमें से एक भी रीज़न को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. तो इसलिए ये एक मिस्ट्री ही है कि इन सारी सिटीज़ का एंड कैसे हुआ. मे बी रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. शायद उस समय के जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया. न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर. फिर क्या हुआ, उसके 1400 साल बाद हमने देखा कि नई नई सिटीज़ आने लगी हैं. एनसीईआरटी में हमने एक वर्ड यूज़ किया था अभी, फायंस का. तो फायंस क्या होते हैं देख लेते हैं. यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल. ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग बनाने के लिए और छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए. फायंस को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब ये नेचुरली नहीं उगता. अब वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट. क्या होता है कि गम का यूज़ किया जाता है ताकि जो सैंड, रेत हो, और पाउडर्ड क्वार्ट्स मतलब कांच जैसा एक छोटा सा सब्सटेंस होता है, उसे क्वार्ट्स बोलते हैं. तो गम की मदद से उसके ऊपर वो लगा दिया जाता था. ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड. अब जैसे ही ये सैंड और क्वार्ट्स गम की मदद से उसके ऊपर चिपक जाते थे तो जो ऑब्जेक्ट हुआ करते थे वो चमका करते थे, इसलिए वो शाइनी ग्लासी सरफेस हुआ करता था उनका. और ये फायंस का कलर कैसा होता था, यूजुअली ब्लू और ग्रीन, ज़्यादातर ब्लू और ग्रीन हुआ करता था. यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं. कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़. मेहरगढ़ में कॉटन कब से उगाना शुरू हुआ था, 7000 ईयर्स एगो. बिगिनिंग ऑफ सिटीज़. नई नई सिटीज़ की बिगनिंग कब हुई थी, 4700 ईयर्स एगो. बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ सिटीज़. और ये सारी सिटीज़ ख़त्म कब शुरू होने लगी थी, 3900 ईयर्स एगो. इमरजेंस ऑफ अदर सिटी. और फिर दूसरी सिटीज़ का इमरजेंस मतलब शुरुआत कब होने लगी थी, आज से 2500 साल पहले. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.